बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट का लेला कह दिया है। पहले अर्दली कहा था और अब लेला कहा है। इस हवाले से इमरान खान साहब की दो पोस्टें उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर लगाई गई, तीन तीन घंटे के वक्फे के साथ। उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सना यूसुफ कत्ल केस को, क्योंकि उसमें अब कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ नई बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, उसकी कन्फेशन आ चुकी, पुलिस के सामने उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और इसके साथ उसे आज रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश किया गया। तो अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया और हुक्म दिया कि इसकी शनाख्त परेड की जाएगी। अब आपके जहन में दो मुख्तलिफ किस्म के सवालात आ रहे होंगे कि अगर मुलजिम ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है तो अब क्या होगा, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या जो उसने इकरार कर लिया, अपने जुर्म को कन्फेस कर लिया, तो क्या अब उसको सजा दी जाएगी या इसका ट्रायल भी होगा? इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपके जहन में दूसरा ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये शनाख्त परेड क्या होती है? मुलजिम तो अब पुलिस की कस्टडी में नहीं है, वो तो जेल में जा चुका है, तो शनाख्त परेड क्या होती है या ये किस तरह से होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुलजिम ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मैं सना यूसुफ से मोहब्बत करता था, मैंने 12 दफा दोस्ती का प्रपोजल दिया, मैंने मैसेजेस किए, मैंने फोन कॉल्स की, मैं मिलने के लिए गया, वट एवर, लेकिन सना यूसुफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और बार बार दफा मुझे रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से मैंने उसका मर्डर कर दिया। और जिस दिन ये वकुआ हुआ, मैं फैसलाबाद से फॉर्चूनर गाड़ी में जाए वकुआ पर पहुंचा, मतलब कि इस्लामाबाद पहुंचा, और वहां पर जाके मैंने सना यूसुफ के घर में घुसकर उसे गोलियां मार दी और उसका मर्डर कर दिया। अच्छा, यहां एक और बात भी सामने आई है कि पुलिस के ही मुताबिक, देखिए मैं ये जो भी बात आपको बता रहा हूं ये पुलिस के मुताबिक है। मुलजिम का जो बयान आया वो पुलिस के जरिए से हमें पता चला कि मुलजिम ने क्या कहा। बराह रास्त तो मुलजिम अभी तक सामने नहीं आया, मतलब मीडिया के सामने नहीं आया, उसने कोई इस हवाले से बात नहीं की, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन पुलिस के मुताबिक मुलजिम की जब गिरफ्तार होने के बाद जामिया तलाशी ली गई तो उसकी जेब से चंद 100 रुपए बरामद हुए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। यहां सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जब मुलजिम एक गरीब आदमी है, उसकी जामिया तलाशी में उसकी जेब से 200-300-400 रुपए बरामद हुए, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने का खर्चा अफोर्ड कर सके, वो भी फॉर्चूनर के ऊपर? मतलब कि एक गरीब बंदा जो कितने पैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो फिर वो इतनी महंगी, इतनी कॉस्टली गाड़ी, जिसका मतलब कम से कम भी रेंट लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि 30-35 हजार तो बनेगा, तो वो इतना रेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो भी मेरा ख्याल है 25-30 हजार रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। तो बहरहाल पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं बिल्कुल भी इत्तेबाद नहीं करता। मेरा ख्याल है कि पुलिस ने अब तक जो भी मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट दी है वो मुझे ट्रू नहीं लगती। पुलिस के मुताबिक कि मुलजिम दोस्ती करना चाहता था, बार बार उसको रिजेक्ट किया गया और इसी रिजेक्शन की वजह से उसने सना यूसुफ का मर्डर कर दिया। अब स्टोरी एक तरफ ये है, दूसरी तरफ उसकी वालदा ये कहती है कि नामालूम मुलजिम था जो कि घर में दाखिल हुआ और गोलियां मार दी वगैरह वगैरह। जब नामालूम मुलजिम था या उसको रिजेक्ट किया गया था, तो फिर वो मुलजिम कैसे किसी के घर में दाखिल होके, यानी एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक घर में दाखिल होना, सीढ़ियां चढ़ना, कमरा ढूंढना और टारगेट करना, गोली मारना, फिर वापस सीढ़ियां उतर के घर से निकल जाना, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस वक्त पुलिस जो बयान कर रही है वो भी गलत कर रही है, और जो एफआईआर की स्टोरी में बयान किया गया है वो भी बिल्कुल गलत किया गया है। बात ये नहीं जो हमें बताई जा रही है, बात कुछ अदरवाइज है जिसके ऊपर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन चलें, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हकाइक सामने आते जाएंगे। लेकिन चलें, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, फोन भी रिकवर हो गया, उससे पिस्टल भी रिकवर हो गया, उसे आज रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया, उसे जेल में भी भेज दिया गया, अब उसकी शनाख्त परेड भी होगी। लेकिन सबसे यहां पहला सवाल यह आएगा कि मुलजिम ने कन्फेशन किया पुलिस के सामने कि हाँ ये बात सही है कि मैंने सना यूसुफ के घर में दाखिल होकर उसे गोलियां मारी थी, तो अब इसका क्या स्टेटस होगा? देखिए, इसको आप कानूनी हवाले से समझने की कोशिश करें।
कानून ये कहता है कि अगर कोई भी मुलजम पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट देगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है इसकी जीरो वैल्यू है। अब यहां दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्म का इकरार कर ले तो फिर क्या होगा, हालांकि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया क्योंकि आज उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया था, लेकिन उसने कोई भी अकबाली बयान नहीं दिया, उसने कन्फेशन नहीं किया, वो जेल चला गया। अगर वो मजिस्ट्रेट के रूबरू भी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे कि हाँ मैंने ये जुर्म किया था, तो उसकी वर्थ होगी, लेकिन इतनी वर्थ नहीं होगी कि उस बयान की रोशनी में उसे सजा सुना दी जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगी, चालान मुरतब होगा, अदालत में पेश किया जाएगा, फर्द जुर्म लगेगी। लेकिन जब फर्द जुर्म लगाई जाएगी तो उस वक्त उससे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ये जो इल्जाम आपके खिलाफ है इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आप इस जुर्म को तस्लीम करते हैं कि वाकई आपने ये कत्ल किया या आप इनकारी हैं। तब अगर वो मुल्ज़म सेशन कोर्ट में इकरार कर ले, कन्फेशन कर ले कि हाँ मैंने ये जुर्म किया था, तो फिर उसको फौरी तौर पे सजा हो जाएगी। अदरवाइज पुलिस के सामने अगर बयान दिया गया हो तो कोई सजा नहीं होगी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो दिया जाए उसकी वर्थ तो होगी, उसकी वैल्यू तो होगी, लेकिन सिर्फ उस बयान की वजह से किसी भी मुल्ज़म को सजा नहीं सुनाई जा सकती। अब मुल्ज़म को जेल भेज दिया गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, मतलब कि उसकी शनाख्त परेड की जो कार्रवाई है वो जेल के अंदर होगी। देखिए, जब भी कोई मुल्ज़म एफआईआर में नामजद नहीं होता, उसके बारे में बाद में पता चले या उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मिले, पुलिस उसको अपने तौर पर गिरफ्तार कर ले या बाद में उसे एफआईआर का हिस्सा बना दिया जाए, एक नई एप्लीकेशन देकर उसे मुकदमे में नामजद कर दिया जाए, तो फिर कानूनी तौर पर जरूरी होता है कि उसकी शनाख्त परेड करवाई जाए। तो जैसे ही मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है, फौरी तौर पर उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर उसे जेल भेजने का हुक्म देता है। लेकिन यहां भी एक कानून है कि आपने जैसे ही मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना है, मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना है, तो उसका चेहरा किसी को नजर ना आए। देखिए, शनाख्त का मतलब तो ये है ना, जिस तरह से मकतूला की वालदा ने यह कहा था कि वो कोई नामालूम मुल्ज़िम है, उसका खदो खाल ये है, उसका रंग, उसका चेहरा, उसकी जिसामत, उसका कद, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बयान की गई है, किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया गया। तो कानूनी तौर पे यह होता है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के बाद उसके चेहरे को छुपा लिया जाता है ताकि मुद्दई को या गवाहान को ना पता चल सके कि जिस बंदे को पकड़ा गया, जिस बंदे को मखसूस केस में या इस केस में गिरफ्तार किया गया, उसकी शक्ल क्या थी। तो उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जिस तरह इस मुल्ज़िम को जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका नाम शायद काका है, अब जेल में उसकी शनाख्त परेड होगी। अब शनाख्त परेड की कार्रवाई इस तरह से की जाती है कि जेल के अंदर एक इस तरह से माहौल बनाया जाता है कि उस मुल्ज़म के साथ 8-10 मुख्तलिफ मुल्ज़मान को, जो कि उसकी उम्र के बराबर हों, लगभग उम्र के मुताबिक हों या कद के मुताबिक हों या जिसामत के मुताबिक हों, तो इसी तरह के मिलते जुलते मुल्ज़मान को इकट्ठा करके बिठा दिया जाता है। मतलब जो मेन मुल्ज़म है उसके साथ 8-10 दीगर जेल के अंदर जो मौजूद कैदी हैं उन्हें साथ बैठा दिया जाता है। तब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुद्दई और गवाहान को बुलाया जाता है कि आएं, अब आप अपने मुल्ज़िम को शनाख्त करें। अगर मुद्दई या गवाहान जेल के अंदर शनाख्त परेड की कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम को शनाख्त कर लें और इशारा कर दें कि ये वो फलां मुल्ज़िम है जिसने ये तमाम तर वक़ूआ किया, तो मजिस्ट्रेट उस तमाम कार्रवाई को लिख लेगा और मजिस्ट्रेट की उस लिखी हुई कार्रवाई की ट्रायल में हैसियत और अहमियत होगी। और अगर ये बात साबित हो जाए कि शनाख्त परेड की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए की गई है, तो इस वजह से भी मुल्ज़िम को सजा हो सकती है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि मुल्ज़िम का चेहरा तो अब नुमाया हो चुका, वो तो मंजरेआम के ऊपर आ चुका, मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर चल रही हैं, तो फिर इस शनाख्त परेड की क्या हैसियत होगी। तो मैं समझता हूं कि इस शनाख्त परेड की उस तरह से वैल्यू नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन भी इस हवाले से है कि अभी चूंकि मुल्ज़िम को पकड़कर जेल में भेजा गया है शनाख्त परेड की कार्रवाई के लिए, लेकिन इस बात का अमकान मौजूद है कि जैसे ही शनाख्त परेड की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, मुल्ज़िम को दोबारा से
रिमांड के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी कि हम इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक ड्रामा करके एक प्लानिंग के तहत उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस हमेशा जब भी पुलिस मुकाबले में किसी को मारना होता है तो वो एक तरह की ही कहानी बयान करते हैं कि जी मुलजम को पकड़ के हम कहीं लेके जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, किसी दिगर मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए या उससे किसी किस्म की कोई बरामदगी करने के लिए। तो मीनवाइल उसके साथियों ने अपने उस साथी को जो कि कस्टडी में है छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी दौरान जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी तो जो कस्टडी में मुलजम था वो अपने साथियों की तरफ भागा और अपने ही साथियों की गोली का निशाना बन के वो जान बहक हो गया। तो अब जो सूरत हाल समझ आ रही है या नजर आ रही है या इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि पुलिस इस मुलजम को जब रिमांड के लिए अपने पास लेके आएगी तो अमकान है कि उसे इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि आज उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर 2 पोस्टें लगाई गई हैं 3-3 घंटे के वक्फे के साथ। और उन्होंने अपनी तहरीक के हवाले से बात की, तहरीक के हवाले से किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बात की, अदलिया के हवाले से बात की, इस तहरीक को किस तरह से कामयाब बनाना है उसके हवाले से बात की, शहबाज शरीफ के बारे में बात की, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की, और शहबाज शरीफ को लेले का लकब भी दे दिया वगैरह वगैरह। लेकिन चलें, खान साहब की तरफ से जो पोस्टें लगाई गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। लिखा है जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डाला जेल से पैगाम, इस मुल्क में जंगल का कानून नाफस है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूंगा। अच्छा, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि इमरान खान साहब चूंकि पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, जो कोई भी है, जिस तरह से वो कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए या अदलिया की आज़ादी के लिए, जो कुछ भी है, उसमें उन्हें कामयाबी मिलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही और ये तहरीक मुझे बुरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जेल से खुद इसको लीड करूंगा, तो आई एम श्योर कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पहले तो हफ्ते में 2 दिन उनसे मुलाकात हो सकती थी ना, उनकी बहनें या दिगर फैमिली के लोग, पार्टी के लोग, वकला, लेकिन अब उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लिखा है जी, बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब ने एक अच्छा काम यह किया है कि अली मीर गंडापुर को इस सीन से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया ये बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बंदा मेरे अहकामात के ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल नहीं करता। क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब को जब पहले इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो केपीके से अपने साथ लोगों को लेकर निकले, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो जहां पर उन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक पहुंचना था वहां पर नहीं पहुंचे और गंडापुर साहब वहां से रफू चक्कर हो गए और भाग गए। और उसके बाद दोबारा से जब आए बुशरा बीबी के साथ सरों पे कफन बांध के कि खान साहब की रिहाई के बगैर वो वापस नहीं जाएंगे, तो तब भी वो सीन से गायब हो गए और अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। मैं समझता हूं कि खान साहब ने अब अली मीर गंडापुर साहब को साइड लाइन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को दी है तो ये सही काम किया। लिखा है जी, तहरीक का लाहे अमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन, जीडीए और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। देखिए खान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि महरंग बलोच के बारे में इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वो इस वक्त नज़रबंद हैं। उसके बारे में यह कहा गया कि वो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। और जहाँ तक ये कि इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकेगा, मैं समझता हूँ कि इस तहरीक को शायद शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आप वक्त से पहले ललकार रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, और आपको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है, कौन आपको एहतजाज करने देगा। यहां पर भी 2 सवाल जन्म लेते हैं। एक तो ये कि लोग घरों से बाहर कैसे निकलेंगे, और दूसरा सवाल ये कि एहतजाज कौन करने देगा। देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, वो इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं और वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे। अभी से बंदोबस्त कर लिया जाएगा, जो थोड़ी बहुत लीडरशिप है उसके खिलाफ मुकदमात बना दिए जाएंगे
اور اگر کہیں ایسا لگے کہ کوئی فلاں بندہ پبلک کو موبیلائز کر سکتا ہے تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، یا وہ خود ہی بھاگ جائے گا اور گرفتاری نہیں دے گا۔ تو حکومت ہر وہ طریقہ اختیار کرے گی، چاہے پھینٹی لگانی پڑے، چاہے گھروں میں ریڈ کرنا پڑے، چاہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا پڑے، چاہے مقدمات بنانے پڑے، چاہے گرفتاریاں کرنی پڑے، کریک ڈاؤن کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے تو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کوئی اعلان کریں گے تو لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لوگ لیڈرشپ کے بغیر گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ تو تحریک انصاف کے پاس لیڈرشپ ہے کہاں؟ ان کا کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی امیدوار، کون ہے ایسا بندہ جس کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ ہو، جو لوگوں کو تحریک دے سکے اور گھروں سے باہر نکال سکے؟ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا اور اس تحریک کا حصہ نہیں بنے گا۔ اگر میکسیمم یہ تحریک کچھ چلی تو وہ کے پی کے کی حد تک ہو سکتی، کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ادروائز کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لکھا ہے جی، پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں۔ لے جی، خان صاحب نے اب خود ہی کہہ دیا ہے۔ میں کئی دنوں سے ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر بیٹھ کے اس تحریک کو لیڈ کروں گا، تو ان کی تو ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ اب اس بات کو عمران خان صاحب نے خود ہی کنفیس کر لیا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں، آپ کا چوری ہوا ہے، آواز میری نہیں، آپ کی دبائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خود پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔ دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ از خود کوئی بھی بندہ نہیں نکلے گا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مار کھائے، جوتے کھائے، مقدمات بنائے، لاپتہ ہو جائے، جیل میں چلا جائے، از خود کوئی نہیں نکلے گا۔ کوئی نہ کوئی لیڈرشپ ہوگی، کوئی موبیلائز کرے گا، موٹیویٹ کرے گا، تحریک دے گا، باہر نکالے گا، اخراجات کرے گا، تب یہ کام بنے گا۔ اگر لیڈرشپ نہیں ہوگی تو اپنی مرضی سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا۔ کسی بندے کو کوئی شوق نہیں ہے بلا وجہ مار کھانے کا۔ لکھا ہے جی، احتجاجی تحریک ملک گیر اور مسلسل ہوگی۔ یہ بڑی خطرناک بات کی ہے ویسے عمران خان صاحب نے، ملک گیر ہوگی اور مسلسل ہوگی۔ نہیں، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ویسے، کیونکہ اسلام آباد میں سنائپرز تعینات ہیں جو معصوم شہریوں اور پرامن احتجاجیوں پر سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ جو قتل عام تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اچھا چلیں، وہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ پہلے موقف تھا کہ 200 بندہ مار دیا، پھر 150، پھر 100، الٹیمیٹلی یہ بات آئی کہ 12 بندوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیس انتہائی کمزور ہے، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی شہادت موجود نہیں ہے۔ جو لوگ زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، مار دیے گئے، اس حوالے سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اپنے اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پراپر جو قانونی رستہ ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ کسی فورم پہ نہیں گئے، کوئی درخواست نہیں دی، کوئی پٹیشن فائل نہیں کی، کوئی مقدمہ درج کروانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور صرف ایک استغاثہ دائر کر دیا جس کا نہ سر، نہ پیر، نہ منہ، کچھ بھی نہیں ہے، اور تقریباً 6-7 مہینے گزرنے کے باوجود کسی ایک گواہ کی شہادت بھی اس کیس میں ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا، جسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا، مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا۔ اگر 9 مئی تحریک انصاف کی سازش تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت ہو جاتا، لیکن سی سی ٹی وی چرا کر سب سے بڑا جرم کیا گیا، اور پھر ایک دم سے 10,000 ورکرز کو گرفتار کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ تھا جس کی آڑ میں تحریک انصاف کو کرش کیا گیا۔ اچھا عمران خان صاحب، آپ اکثر سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کرتے ہیں، آپ کی اکثر جو ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی جاتی ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر ہوتا ہے،
لیکن اب یہاں کوشچن یہ ہے کہ آج تک آپ نے 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات بنائے گئے جن کا ٹرائل ہو رہا ہے یا جن کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے یا جس میں سزائیں ہو چکی ہیں یا ملٹری ٹرائل ہوا، اس میں آپ کی طرف سے کوئی ایک بھی اپلیکیشن اس حوالے سے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، انہیں ریکور کیا جائے، اپلیکیشن نہیں آئی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس اسی کے اوپر بیس کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ موقف عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، اپلیکیشن دینی چاہیے تھی۔ اب خان صاحب کی ایک دو دن قبل جو پوسٹ آئی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اب ہم عدالتوں میں اپلیکیشن دیں گے، لیکن اب آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، یہ کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ لکھا ہے کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے۔ عید کا موقع ہے تو خان صاحب تو چونکہ جیل میں موجود ہیں تو پتہ نہیں وہاں پہ وہ تو قربانی یقیناً نہیں کر پائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ لیلے کی بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو بڑا اچھا لگا، مزہ آیا یہ پڑھ کے۔ خان صاحب نے پہلے شہباز شریف کو اردلی کا لقب دیا تھا اور اب اسے لیلے کا لقب دے دیا ہے، تو چلیں شہباز شریف کی پروموشن ہو گئی ہے، ایک نیا نام ان کو مل گیا۔ لکھا ہے جی شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں۔ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں، میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔ عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ لو جی، عمران خان صاحب اپنی طرف ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ چلیں جی، آپ ڈیل نہیں کریں گے تو جس حد تک آپ نے فوج کو اپنے سے دور کر لیا ہے نا، ان کو نئے نئے القابات سے نواز کر، تو اب وہ بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ آپ سے اب اس وقت کوئی بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔